हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ DNV 1। आज हम देखेंगे लोड्स के टाइप्स, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेसेस के टाइप्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लोड्स से। तो व्हाट डू यू मीन बाय लोड? अगर आपको मेरी आपके साथ EM और सॉन्ग में हो चुका है लोड का डेफिनेशन, आपको पता है ये, फिर भी मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा। तो लोड इज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन पार्ट, यानी इट इज द external force applied on the machine part, यानी क्या कि एक फोर्स रहेगा जो एक्सटर्नली अप्लाइड किया जाएगा कोई भी मशीन के पार्ट के ऊपर या मशीन के ऊपर। मशीन पार्ट यानी क्या, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव रहता है उस ऑब्जेक्टिव को हम मशीन पार्ट कहते हैं, उस पार्ट्स को हम मशीन के पार्ट कहते हैं। मशीन क्या है कि एक ऐसा डिवाइस है जो इंसान का हार्डवर्क कम करने में यूजफुल होता है, उसको हम कहते हैं मशीन। तो उस मशीन के ऊपर जब भी कोई फोर्स अप्लाई होता है, वो भी बाहर से एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं लोड। अब ये लोड कितने टाइप्स के होते हैं? अब ये लोड होते हैं मेनली 4 टाइप्स के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, तो एक वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट है आपका जो भी टाइप ऑफ लोड में फर्स्ट रहेंगे आपको डेड और स्टेडी लोड। ठीक है, डेड और स्टेडी लोड यानी क्या कि एक लोड रहेगा, हम पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो डेड और स्टेडी लोड इज a load which doesn't change its magnitude. Sorry, it's not a load which doesn't change magnitude or direction अगर समझ में कि डेड या स्टेडी लोड वो रहेगा कि जिससे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा। मान लो कोई भी मशीन के पार्ट के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे और उसके बावजूद भी वो मशीन पार्ट उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, उस टाइप के लोड को हम कहेंगे डेड लोड या स्टेडी लोड। ठीक है, हमारा समझ स्टेशनरी टाइप का लोड रहेगा। सेकेंड है आपका, सेकेंड वन इज वेरिएबल लोड। What do you mean by variable load? So variable load is a load which changes continuously. A load which changes continuously यानी कि जो लोड रहेगा जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई किया जा रहा है, कोई मशीन के पार्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो वो लोड क्या करेगा, वेरी कर रहा है, कंटिन्यूसली चेंज होगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा, तो उसको हम कहेंगे वेरिएबल लोड। ठीक है, देन है आपका सडन अप्लाइड और शॉक लोड। सडन अप्लाइड और शॉक लोड। ठीक है, सडन अप्लाइड और शॉक लोड क्या कहता है? A load which is suddenly applied or removed. A load which is suddenly applied or removed. सडनली अप्लाइड और रिमूव। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी जो लोड रहेगा, जो एक्सटर्नल फोर्स रहेगा आपके मशीन के पार्ट के ऊपर, तो वो लोड जो रहेगा, वो लोड क्या रहेगा, एक तो सडनली ड्रॉप किया जाएगा या उसको सडनली निकाला जाएगा या रिमूव किया जाएगा। यानी इसकी मीनिंग क्या है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी में रहती, क्या रहती है इसके अंदर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ
एब्सेंट रहती है, नहीं रहती, इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी एब्सेंट रहती है, उसको हम कहते हैं सडन अप्लाइड लोड। और उसके बाद फोर्थ जो होता है आपका, फोर्थ जो है वो है आपका इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड, अब इम्पैक्ट लोड यानी क्या, इट्स सेम एज सडनली अप्लाइड लोड, ठीक है। तो सडनली अप्लाइड लोड के जैसे ही इम्पैक्ट लोड रहता है, बस इम्पैक्ट लोड के अंदर क्या होता है कि आपका इनिशियल वेलोसिटी रहता है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। अब आप पहले ही समझ लीजिए, लोड विच applied with initial velocity, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ों का एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि सडनली अप्लाइड लोड क्या रहता है और इम्पैक्ट लोड क्या रहता है। तो सडनली अप्लाइड लोड में क्या रहता है कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं रहती और इम्पैक्ट लोड में इनिशियल वेलोसिटी रहती है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी का एग्जांपल हम देखने जाएंगे इम्पैक्ट लोडिंग का। तो मान लो आप अगर बॉल थ्रो कर रहे हो, आप खुद एक बॉल थ्रो कर रहे हो कहीं पे भी, तो आप क्या करते हो, आपका शोल्डर पहले पीछे लेके जाते हो, तो यानी वो उसको आप क्या कहते हैं कि वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। जब तक आप आपका शोल्डर पीछे लेके नहीं जाओगे, आपका हैंड पीछे लेके नहीं जाओगे, तो वो फोर्स नहीं मिलेगा आपको जिस फोर्स से आपको थ्रो करना है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है, वो इनिशियल वेलोसिटी की वजह से पॉसिबल होता है। तो जब तक इनिशियल वेलोसिटी आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपका इम्पैक्ट लोडिंग नहीं होगा, ठीक है ना। ये वर्ड समझ में आ लीजिए कि इम्पैक्ट लोड यानी क्या कि जिसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी मैटर कर रही है। और सडनली में क्या रहेगा कि मान लो कि कोई लोड है आपका कहीं तो हैंग कर रहा है, और सडनली क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, तो थोड़ा सा पहले ऊपर नहीं जा रहा है, थोड़ा सा रिवर्स में जा रहा है, तो सडनली क्या कर रहा है, जिस पोजिशन। तो स्ट्रेसेस में हम पहले देखिए कि व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेसेस। तो स्ट्रेसेस किसको कहते हैं कि जब भी आप कोई भी कंपोनेंट के ऊपर, पार्ट्स के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, लोड अप्लाई करते हो, तो उसकी वजह से जो भी आपके कंपोनेंट के इंटरनल जो भी स्ट्रेसेस इंड्यूस हो गए, यानी जो भी चेंजेस होंगे, हल्के से चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से आपके कंपोनेंट का शेप आउट हो जाएगा, या शेप चेंज हो जाएगा, साइजेस चेंज हो जाएंगे, वो या क्रैक होता, बेंड होगा, क्रैक होगा या ब्रेक होगा, तो उसको हम जिस वजह से होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं स्ट्रेस। समझ में आ रहा है। मान लो आप कोई भी एक स्टिक लेते हो, लकड़ी लेते हो, और उसके ऊपर आप जब फोर्स अप्लाई करते हो तो वो पहले हल्की सी बेंड होती है, फिर वो क्रैक होती है, और क्रैक होने के बाद वो बड़ा होते होते वो ब्रेक हो जाती है। तो जो भी उसका इनिशियल पॉइंट रहेगा जब फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, और जो इनिशियल पॉइंट के ऊपर जब वो रजिस्ट करना छोड़ देगा मटेरियल, आपका फोर्स, और वो हल्का सा बेंड या क्रैक होना स्टार्ट होगा, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया है, इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड हुए हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेस मीन्स कि ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स और लोड इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड, उसको हम कहते हैं स्ट्रेसेस। अभी कितने टाइप के स्ट्रेसेस रहेंगे, जितने टाइप के लोड्स रहेंगे उतने टाइप के स्ट्रेसेस रहेंगे। जैसी कोई भी टाइप, जिस टाइप का लोड उसके ऊपर गिरेगा तो उस टाइप का हम कहेंगे कि वो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है। तो जैसे टेंजाइल लोड रहेगा तो हम टेंजाइल स्ट्रेस कहेंगे। जैसे हम बेंडिंग लोड उसके ऊपर इम्पैक्ट करेंगे तो वो बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा। जैसे हम उसके ऊपर शेयरिंग लोड अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड होंगे, ठीक है ना। तो इसी के हम टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में फर्स्ट हम देखेंगे टेंजाइल स्ट्रेस। तो टेंजाइल स्ट्रेस क्या होता है, नथिंग बट कि अगर आप कोई भी कंपोनेंट लेते हो, मान लो इस तरीके से आपने एक बार लिया और आपको उसके दोनों एंड पे एक लोड अप्लाई किया, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में उसको हम लोड अप्लाई करेंगे, लोड या जो भी आप कहोगे फोर्स से लोड अप्लाई करेंगे, तो उसमें जो भी स्ट्रेसेस इंड्यूस, स्ट्रेसेस कहाँ पे इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, इनिशियल पॉइंट पे,
यहाँ पे स्ट्रेसेस इंड्यूस हो गए, यहाँ पे हो गए, फिर यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, और ये इलोंगेट होते जाएगा, यानी इधर का पार्ट इधर होते जाएगा और इधर का पार्ट इधर, यानी इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी और इसकी विड्थ कम होती जाएगी। कि क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर टेंजाइल लोड लगाया। ये लोड कौन सा है आपका? टेंजाइल लोड है। तो इस टेंजाइल लोड की वजह से फिर ये स्ट्रेस भी किस तरीके से इंड्यूस हो गए? टेंजाइल स्ट्रेसेस उस नेचर के प्रोड्यूस होंगे। तो टेंजाइल स्ट्रेस इज नथिंग बट व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड, when body is subjected to equal and opposite axial pull, यानी खींचने वाले पुल, then the stress induced at section of the body is called टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है कि आप जब भी कोई भी टेंसाइल फोर्स अप्लाई करोगे, टेंसाइल लोड अप्लाई करोगे, तो उसके हिसाब से ही उसके इक्वली अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा कि स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे। उस स्ट्रेसेस को हम कहते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, देन हम देखेंगे सेकेंड वन हम देखेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस। अब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस क्या होता है? एग्जैक्ट अपोजिट होता है आपके टेंसाइल स्ट्रेस से, एग्जैक्ट अपोजिट होता है। किस तरीके से रहेगा वो कि इसके ऊपर सेम कंपोनेंट हम यूज करेंगे। एक मान लो कोई बार है, उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन टूवर्ड्स, एक दूसरे के सामने, यानी टेंसाइल में हम क्या कर रहे थे? अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे थे, और यहाँ पे टूवर्ड्स भी कंपोनेंट रहेगा। तो उसकी वजह से जो भी फोर्सेस की वजह से जो भी स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे? कॉम्प्रेसिव। जिसकी वजह से क्या होगा? इसकी लेंथ कम होगी और इसकी हाइट बढ़ेगी। लेंथ कम हो जाएगी और हाइट बढ़ेगी। इसको हम कहेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो अब इसको भी देखेंगे। व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल पुश, क्या रहेगा ये? एक्सियल पुश, देन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट section is called compressive stresses। ठीक है, तो ये हो गया आपका compressive। एंड देन थर्ड वन इज द इंपॉर्टेंट वन इज कॉल्ड shear stress। इट इज अ shear stress। ठीक है, तो shear stress क्या होता है कि ये ना टेंसाइल स्ट्रेस के जैसी रहता है, ना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की जैसी रहता है। ये रहता है शेयरिंग करना, यानी क्या? इस तरीके से अगर बार होगा तो आप उसको कट कर रहे हो। आप कट करेंगे तो इसको हम शेयरिंग थोड़ी कहेंगे, इसको हम कहेंगे इस तरीके से एक फोर्स इस साइड में रहेगा, एक फोर्स उस साइड में रहेगा। यानी जिससे आप एक एग्जाम्पल फिगर लेकर देखेंगे कि मान लो कि आपके पास एक कंपोनेंट है ये, और दूसरा कंपोनेंट है यहाँ इसके ऊपर, राइट? तो हम क्या करेंगे? एक को इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे और एक को इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? शेयरिंग हो जाएगा। मान लो आपके पास ये बार था आपके पास फर्स्ट, तो आपने क्या किया? आधे पोर्शन पे इस साइड में पोर्शन पे अप्लाई किया फोर्स, और आधे पोर्शन पे इस साइड में अप्लाई किया। तो इसके बाद आपको इस तरीके से दिखेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस पॉइंट के ऊपर से ये शेयर हो गया, यानी कट गया, यानी टूट गया। आ रहा है समझ में? तो इस बार के इस पोर्शन से वो टूट गया, आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया। उसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस। क्यों होता है? जब हम उसके ऊपर शेयर फोर्स अप्लाई करते हैं, टेंजेंशियली वो भी, ठीक है ना? टेंजेंशियली यानी इसके यहाँ से इसके यहाँ से टेंजेंशियली अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी शेयर्ड हो जाएंगे या ट्विस्ट हो जाएंगे। हम उसको ट्विस्ट कहते हैं, ट्विस्ट करना, ठीक है ना? तो इसका हम मीनिंग इसके देखेंगे, फोर्सेस आर अप्लाइड टेंजेंशियली
forces are applied tangentially, forces are applied tangentially and body shear or twisted। आया समझ में? तो इस तरीके से आपके तीन स्ट्रेसेस थे जिसमें हमने देखा टेंसाइल स्ट्रेस फर्स्ट, यानी स्ट्रेस क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस हो गए। इंटरनल स्ट्रेसेस यानी क्या कि जिसकी वजह से इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा पार्ट्स का, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेसेस। इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस होना क्योंकि आपका एक्सटर्नल फोर्स उस कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई कर रहा था। देन स्ट्रेसेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस हमने देखे कि जिसके अंदर हमने देखा कि टेंसाइल स्ट्रेस है, राइट। टेंसाइल स्ट्रेस देखा हमने कि जिसके अंदर हम अपोजिट डायरेक्शन में पुलिंग एक्शन में हम लोड अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे, वो भी टेंसाइल नेचर के। देन कॉम्प्रेसिव के अंदर हमने सेम अपोजिट ही इक्वल एंड अपोजिट ही लोड अप्लाई किए, लेकिन वो रहेंगे पुश तरीके के नेचर से, जिसकी वजह से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो गए। और शेयरिंग में हमने देखा कि किस तरीके से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हम हाफ वे में जब शेयर अपोजिट डायरेक्शन में लोड अप्लाई करते हैं तो वो शेयर हो जाते हैं, यानी ट्विस्ट हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो अभी हम आते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, उसका नाम है आपका पॉइंट जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आ रहा समझ में? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे आने के पहले हम वापस दो स्ट्रेसेस देख लेते हैं, यानी कंटिन्यूसली में आपको समझ में आएगा। एक होता है डायरेक्ट स्ट्रेस और एक होता है बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक है डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है, और एक होता है बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस होने के बाद हम बेंडिंग स्ट्रेस पे आएंगे। तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या कहता है आपका कि ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगा आपके बॉडी के ऊपर, और वो एक तो टेंसाइल रहेगा या कॉम्प्रेसिव रहेगा। आपको समझ में आ रहा है मीनिंग क्या है? कि हम पहले इसका डेफिनेशन निकलेंगे, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। द स्ट्रेसेस acts perpendicular to the cross section of a body. It can be either tensile or compressive। ठीक है, यानी क्या रहेगा, कोई तो एक बॉडी रहेगी, मान लो ये बॉडी है, एक कोई तो कंपोनेंट है जिसको हम क्रॉस सेक्शन कह रहे हैं या बॉडी कह रहे हैं, जो भी सॉरी एक बॉडी है, तो उसके कोई भी क्रॉस सेक्शन के एरिया पे यानी कोई भी पॉइंट के ऊपर आपका जो भी लोड रहेगा वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। फॉर एग्जांपल दिस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कह सकते हैं, ये भी परपेंडिकुलर टाइप का डायरेक्शन है, ये भी परपेंडिकुलर का डायरेक्शन है, ये भी एक परपेंडिकुलर का डायरेक्शन है। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगा, और उसका एक तो वो टेंसाइल भी रह सकता है, यानी ये टेंसाइल भी रह सकता है या कॉम्प्रेसिव भी रह सकता है। अरे समझ में, टेंसाइल भी रह सकता है या कॉम्प्रेसिव भी रह सकता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ भी स्ट्रेसेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए, जो भी स्ट्रेसेस इंड्यूस हो गए, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि इस पे जो भी लोड या फोर्स अप्लाई हो रहा है वो किस तरह डायरेक्शन में रहेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। इसकी वजह से उसको हम क्या कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट स्ट्रेस है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? देन है आपका नेक्स्ट बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस, अब बेंडिंग स्ट्रेस यानी क्या, ये सेम वही चीज़ है, लेकिन बस इसमें हल्का सा चेंज क्या है कि एक तो ये कॉम्प्रेसिव भी नहीं रहेगा, या सॉरी ये एक तो कॉम्प्रेसिव रहेगा या टेंसाइल रहेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसमें ना एक्सियल यानी इसके एक्सिस से ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, हल्का सा बेंड होना चालू हो जाएगा, हल्का सा बेंड। यानी पहले हम उसका मीनिंग समझ लेंगे, उसके बाद उसकी ट्राई करेंगे फिगर करना। इट इज अ कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू दी non-axial force acting on a beam
इट टेंड्स टू बेंड द बीम, टेंड्स टू बेंड द बीम। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? देखो क्या होता है कि इसके अंदर जो भी आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा, एक तो वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा या टेंजेंट स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके नॉन एक्शियल फोर्स की वजह से उसके ऊपर जो भी फोर्स रहेगा वो नॉन एक्शियल रहेगा। नॉन एक्शियल यानी क्या कि यहाँ इस फिगर में अगर देखोगे तो ये एक्सिस है आपका, तो जो भी फोर्स अप्लाई होगा तो इस एक्सिस के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी सेंटर में फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसकी वजह से यूनिफॉर्मली क्या होगा, मान लो टेंजाइल होगा तो यूनिफॉर्मली ही टेंजाइल होगा, यानी इसके एक्सिस ही खींचा जाएगा, ठीक है ना। तो नॉन यूनिफॉर्मली क्या कहेंगे हम, मान लो ये फिगर है आपका, ये कंपोनेंट है आपका, और नॉन एक्सियल बोले तो फॉर एग्जाम्पल ये एक्सियल आपका सेंटर लाइन जो भी है, तो आपका फोर्स यहाँ कहीं तो फोर्स अप्लाई हो रहा है, आपका फोर्स यहाँ कहीं तो अप्लाई हो रहा है, यहाँ कहीं तो अप्लाई हो रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी ये एक्सिस के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। सॉरी, आपका जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ये जो एक्सिस लाइन है ये एक्सिस लाइन के ऊपर ना होते समय कहीं यहाँ हो रहा है, कहीं यहाँ हो रहा है, कहीं यहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पे, कभी भी इस पॉइंट पे। तो जिसकी वजह से हो रहा है क्या है कि आपका जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो एक्चुअली ना होते समय कहीं दूसरे पॉइंट पे अपार्ट फ्रॉम एक्सियल लाइन से अपार्ट फ्रॉम हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये बेंड हो जाता है, ये हल्का सा इस तरीके से आपका जो फिगर रहेगा वो इस तरीके से हल्का सा बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा फोर्स, क्योंकि यहाँ पे वो फोर्स अप्लाई हो रहा था तो ये बेंड हो गया आपका, ठीक है। तो इस ये क्यों हो रहा है कि आपका फोर्स की वजह से यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस भी, उस स्ट्रेसेस भी प्रोड्यूस इस तरीके से हो रही है कि वो बेंडिंग स्ट्रेसेस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट स्ट्रेस और व्हाट डू यू मीन बाय बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आज के लेक्चर में हमने सिर्फ बस इतना ही देखना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा बम्बार्डिंग हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, हम थोड़ा हल्का सा रिमाइंड करेंगे कि हमने आज देखा कि लोड्स, टाइप्स ऑफ लोड्स, यानी लोड्स क्या है कि एक एक्सटर्नल फोर्स रहेगा जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स रहेगा जो आपके मशीन पार्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है, उसको हम लोड कहते हैं। फिर हमने टाइप देखे कि डेड लोड और स्टेडी लोड रहता है जिसमें कोई भी मोशन या मैग्नीट्यूड चेंज या डायरेक्शन चेंज नहीं होता। देन वेरिएबल लोड देखा जो कि जिसके अंदर कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहेंगे। देन हमने देखा सडन अप्लाइड लोड की जिसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी अपसेंट रहती है या नहीं रहती है। देन लास्ट में देखा हमने इम्पैक्ट लोड जिसमें क्या रहता है कि आपका इनिशियल वेलोसिटी रहता है। देन हमने देखा कि स्ट्रेसेस क्या रहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो भी इंटरनल चेंजेस होने वाले हैं शेप एंड साइजेस के अंदर, तो वो होने के लिए जो भी पॉइंट्स इंड्यूस होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेसेस के हमने टाइप्स देखे कि टेंजेंट स्ट्रेस क्या होता है कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में पुल एक्शन में वो एक्सिस से पुल डायरेक्शन में खींचा जाता है तो उसको हम टेंजेंट स्ट्रेस कहते हैं। कॉम्प्रेसिव उसका अपोजिट रहता है एंड देन शेयरिंग में उसमें ट्विस्ट होता है या उसका शेयर किया जाता है। और डायरेक्ट स्ट्रेस देखा हमने, और इन डायरेक्ट स्ट्रेस में हमने देखा कि उसके एक्सियल पे परपेंडिकुलर लोड एक्ट होगा तब उसके अंदर जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको हम डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। एंड देन बेंडिंग स्ट्रेस यानी जो एक्सियल लोड पे अप्लाई नहीं किया करते अपार्ट फ्रॉम एक्सियल लाइन, जो भी लोड अप्लाई होगा और जो भी शेप या जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको हम कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।